हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी ये पार्ट 2 होगा। हम लोग अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके आगे की चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। और अगर आपको और भी वीडियोस देखना है और भी चैप्टर्स अगर आपको पढ़ना है 7 चैप्टर तक, तो मैं ऑलरेडी वो वीडियोस भी बना चुकी हूँ, तो आप एक बार उसको भी जाके देख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। A change in either the speed of an object or its direction of motion, both is described as a change in state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion object. मैंने पहले पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि जो हमारा एक ऑब्जेक्ट रहता है रेस्टिंग पोजीशन में एक हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, तो जब हम उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो मोशन होता है, तो मोशन क्या होता है, मूविंग स्टेट में चला जाता है। रेस्टिंग स्टेट से मूविंग स्टेट में हमारा जब ऑब्जेक्ट चला जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी पहले स्टेट कुछ और थी, अब उसकी स्टेट कुछ और हो गई, तो इससे हमारा एग्जाम्पल किस चीज़ का है, ये स्टेट इन चेंज ऑफ मोशन। It is common experience that many time application of force does not result in change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. कुछ चीज़ें हमारी, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जिस पर हम कितना भी फोर्स लगा लें वो अपनी चेंज स्टेट ऑफ चेंज नहीं करते हैं, उनकी स्टेट चेंज नहीं होती है। एक बहुत हैवी बॉक्स है, बहुत ही हैवी बॉक्स है, अगर हम उस पर कितना भी फोर्स लगा लें तो फिर भी वो जो बॉक्स है वो मूव नहीं होगा। सिमिलरली अगर हमारी जो वॉल होती हैं, घर की वॉल्स होती हैं, उस पर हम कितना भी फोर्स लगा लें, उसे कितना भी ट्राई करें पुश करने का, बट उसमें क्या होगा कि उसकी जो वॉल है, वॉल में हमारा कोई भी मोशन और चेंजेस नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कितना भी एक चीज़ पर फोर्स लगा लें तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके मोशन में चेंजेस नहीं होते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जो हमारी फोर्स रहती है, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं कुछ, तो उससे क्या होता है कि उसका शेप चेंज हो जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स। तो अगर हमारा जो आटा रहता है, जो हमारे घर में मम्मी होती है हमारी, वो एक आटा होता है, उसको जब गूंथते हैं, उस पर कुछ फोर्स लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका उसका जो शेप रहता है वो चेंज हो जाता है। तो हमारा क्या हुआ, जब हमने एक चीज़ पर फोर्स लगाया तो उससे हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर चेंजेस आए। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ हमारा फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और सिमिलरली यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल दे रखे हैं। स्प्रिंग फिक्स टू सीट ऑन अ बाईसाइकिल विद सिटिंग ऑन अ सीट। अब हम जो बाईसाइकिल की जो हमारी सीट रहती है उसके नीचे स्प्रिंग्स लगे होते हैं। जब आप इस सीट पर बैठते हो तो जो उसकी स्प्रिंग होती है उसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। जब हमने एक फोर्स लगाया जो हमारी साइकिल की सीट है उस पर, तो उसका क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया फोर्स की वजह से। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ, उस चेंज इन शेप का हुआ, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो चेंज हो रहा है हमारा। वैसे ही रबर बैंड जो हमारा होता है, जब हम उसको खींचते हैं तो उसकी भी जो शेप होता है उसमें भी चेंजेस आते हैं। जो हम खींचने में जो हमें जितनी भी एनर्जी लगी, जो फोर्स लगा हमारा, उसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो शेप है वो चेंज हो गया। प्लास्टिक मेटल स्केल रहती है, 2 ब्रिक्स होती हैं। जब हम उस पर सेंटर पर अगर कुछ वेट रखेंगे तो हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है उसका वैसे शेप चेंज होगा। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, जब हम एक चीज़ पर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से जब हमारे ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है, तो ये सब एग्जाम्पल्स इस चीज़ के हैं। What do you conclude from the observation table? What happened when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palm? What happened to the shape of ball of dough when you roll the chapatis? What happened when you press a rubber ball on a table? This example show you application. Force of an object may change its shape. वही एग्जाम्पल्स इसमें पूछा गया है कि जब हम कुछ भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग कुछ फोर्स लगाते हैं तो उससे उसका शेप चेंज हो जाता है। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, शेप में चेंज इन शेप।
जब हमारा शेप एक चेंज हो रहा है कुछ फोर्स लगाने से। Having performed all the observed activity, you would have realized that a force may change an object by moving from rest, may change the speed of an object by if it's moving, may change the direction of motion of an object, may bring about the change in the shape of an object, may cause some of these effects. अब हमने कितनी तरह के फोर्सेस पढ़े हैं, जैसे कि कुछ भी हमारी एक ऑब्जेक्ट रहता है, जब वो एक रेस्टिंग उसकी उसमें रहता है स्टेट में, और हम उस पर कुछ भी फोर्स लगाते हैं तो वो मूविंग स्टेट में चला जाता है, तो उसकी एक स्टेट चेंज हो रही है। जब हमारी एक स्पीड चेंज होती है, जब एक ऑब्जेक्ट जब वो मूव करता है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है, उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट में कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये सब हमारे क्या होता है, फोर्स की वजह से इन सब में ऑब्जेक्ट में ये सब चेंजेस होते हैं। While a force may cause one or more of this effect, it is important to remember that none of this action can take place without the action of a force. Thus, a object cannot move by itself, it can change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. अब जो हमारा जैसे हमने पढ़ा है कि जो फोर्स रहती है वो हमारा इफ़ेक्ट फोर्स की वजह से ही हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो खुद से मूव नहीं करेगा, खुद से उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, ना ही वो खुद से डायरेक्शन चेंज करेगा, और ना ही उसका शेप चेंज होगा खुद से। जब तक हम उस पर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स थे। Contact forces. Muscular force. Can you push a lift of book lying on a table without touching it? Can you lift a bucket of water without holding it? Generally, to apply a force on an object, your body has to be contact with the object. The contact may also be with the help of a stick or a piece of rope. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of muscles in our body. The force resulting due to the action of muscles known to be muscular forces. अब हमारा मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जब हम हमारी बॉडी से किसी भी चीज़ में कुछ भी तरह के चेंजेस करते हैं, लाइक अगर हमें हमारी बुक को मूव करना है, या फिर जो वाटर बकेट होती है उसको मूव करना है, या फिर किसी भी तरह का हमें ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई चेंजेस करना है, तो एक तरह का फोर्स लगेगा उस पर। और फोर्स जो हमारा होता है वो कांटेक्ट टू कांटेक्ट होना चाहिए। लाइक उस फोर्स से हमारा कुछ ऐसा कांटेक्ट होना चाहिए जिससे हम उसको फोर्स लगा सकें। लाइक वो एक स्टिक भी हो सकती है, एक पीस ऑफ रोप भी हो सकती है, और वो किसी भी तरह का एक अलग एक थर्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसकी हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स अप्लाई करें। तो इस तरह की फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। Animals also make use of muscular force to carry out their physical activity and other tasks. Animals like bullock, horse, donkey, camel are used to perform various tasks for us. In performing this task, this calls muscular force. अब एनिमल्स जो होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में टास्क करने के लिए। लाइक हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं, हॉर्स, डोंकी, कैमल, बुलॉक, ये सब क्या होते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं इसके अंदर कुछ एक अलग तरह का उनका मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, जिसकी हेल्प से वो लोग क्या करते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। Since muscular force can be applied only when in the contact with an object, it is also called contact force. Are there other types of contact force? अब हमारा contact force क्या होता है? जब हमें कुछ भी चीज़ को, हमारा जो मस्कुलर फोर्स होता है जब हम उसको अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो हमारा उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक हम अगर बुक को मूव करना है तो हम अपने हैंड्स की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर स्टिक की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर किसी भी थर्ड ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उसको मूव कर सकते हैं। तो हमारा कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट से। पर कुछ और अलग तरह के भी कांटेक्ट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फ्रिक्शन. A ball rolling around the ground gradually slows down and finally comes to the rest. When we stop paddling, a cycle is gradually slowed down and finally comes to stop. A car or scooter comes to the rest when its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing. Can you add some more such examples? In this situation, no force applied to acting on an object, yet their speed gradually decreases and comes to the rest after some time. What caused change in a state of motion? Cause some force be acting on them.
Can you guess the direction in which the force must be acting in case the force responsible for changing the state of motion object in on this example is the force of friction. अब जब हमारी हम एक ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कुछ चीज़ पर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो वो कॉन्स्टेंटली उसका फोर्स जो भी है वो वैसे रहेगा। एक कुछ टाइम के बाद उसका उसका जो मोशन है जो वो चेंज होकर फिर से वो रेस्टिंग मोशन पे अपना आ जाएगा। तो जो हमारा फोर्स रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चेंज करना किसी भी मोशन को, और हम इसको क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉल एंड ग्राउंड ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट। सिमिलरली फ्रिक्शन वाटर ब्रिंग्स टू द स्ट्रॉ वंस यू रोइंग इट। तो जब हम किसी भी चीज़ पर कुछ भी फोर्स लगाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका फ्रिक्शन एक होता है। तो फ्रिक्शन जब ख़त्म होता है तो ऑब्जेक्ट का जब भी वो डिक्रीजिंग एज में या अपने रेस्टिंग एज में वापस जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इज डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of contact force. ओके तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये हमेशा हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा हमारे ऑब्जेक्ट के, और इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट रहेगी। और हमारा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट फोर्सेस होता है बिटवीन सरफेसेस, कांटेक्ट होता है बिटवीन टू सरफेसेस, और ये हमारा किसका एग्जांपल है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल भी यही है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स। Two magnets repel each other and unlike poles attract each other. Attraction of repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push. Do you have any bring magnet in contact or observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by magnet in an example of non-contact force. अब आपने नोटिस करा होगा कि जो दो मैग्नेट्स रहती हैं, अगर आप एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट को लेकर जाओगे तो जो फर्स्ट मैग्नेट है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हुआ, नॉन कांटेक्ट फोर्स का, कि हमने हमारी दूसरा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उस पर हमने किसी सेकंड ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करा और वो फिर भी वो मूव करने लगता है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इसको किसके एग्जांपल बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जिसमें हमने एक चीज़ के अंदर कुछ भी फोर्स नहीं लगाया बट स्टिल वो मूव कर रहा है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एग्जांपल होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। Electrostatic force. A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of charged body. The force exerted by a charged body on another charged as uncharged body is known as electrostatic force. This force comes into the play when two bodies are not in contact. The electrostatic force, therefore, is another example of two contact forces of non-contact forces you will learn in chapter 12. तो अब हमारी जो स्ट्रॉ होती है, जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, जब आप उसको एक रब करोगे एक शीट ऑफ पेपर से, तो जो हमारी स्ट्रॉ रहती है उसके अंदर कुछ चार्ज हो जाती है, वो चार्ज बॉडी बन जाती है। जब आप उस चार्ज बॉडी के पास एक अनचार्ज बॉडी को लेकर जाओगे तो कुछ तरह का एक फोर्स होता है, तो हम उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। कि हमारी दो बॉडीज़ हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है बट उसमें कुछ चार्ज बॉडी हो गई है वो इतनी कि जब आप उसको एक अनचार्ज बॉडी को उसके पास लेकर जाते हो तो वो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगता है। और ये हमारा एग्जाम्पल है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का भी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं इसका जो थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है जो इस चैप्टर का, वो मैं पार्ट आगे की वीडियो में कवर करूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो यही मेरा एक मोटिवेशन है कि मैं इस तरह की और वीडियोज़ बनाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।